तो अपने प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से हम मैदान में आ चुके हैं। हेलो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग हमारी तरफ से लेक्चर नंबर 5। और आज के क्लास में हम लोग 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन तीनों तरह के बॉन्ड्स पर थोड़ी थोड़ी जो है बातें करेंगे ताकि इन तीनों बॉन्ड्स के बारे में जो जरूरी चीजें हैं वो तुम समझ सको। तो सबसे पहले लेट अस गो फॉर आयनिक बॉन्ड्स। एक बेहद सिंपल एग्जांपल, सोडियम एंड क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 है और 2-8 7। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और ऐसा करने के बाद सोडियम के पास बचेगा 2 और 8 और क्लोरीन के पास हो जाएगा 2 8 8। 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया तो इसका 7 से 8 हो जाएगा, तो 8 8, और 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो ये हो जाएगा 2 और 8। जब कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन की वजह से सोडियम और क्लोरीन साथ में मिल करके, हम ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम और क्लोरीन साथ में मिल करके NaCl बना लेंगे और हम कहते हैं कि NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड होता क्या है? तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन भी कहते हैं, कैटायन, और नेगेटिव आयन को एनायन भी कहते हैं। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, या कह दो कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है और उससे कंपाउंड बनता है तो उस अट्रैक्शन को कहते हैं कि ये अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड है। तो यही आयनिक बॉन्ड है, प्लस का चार्ज पॉजिटिव आयन पर, माइनस का चार्ज नेगेटिव आयन पर, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसी को आयनिक बॉन्ड, या फिर इसी को एक और नाम भी देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इस तरह के कंपाउंड्स जो आयंस से मिलकर के बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। तो जो कंपाउंड आयंस से मिलकर के बनते हैं, ध्यान देना, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मींस दोज कंपाउंड्स which contains cations and anions। उसमें कैटायन भी होंगे, एनायन भी होंगे, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और उससे कंपाउंड बनेगा, उसे हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है 2 8 और 2, ऑक्सीजन है 2 और 6, मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा दो और अब तुम देखोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन जब हटाया तो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस पर 2 बार पॉजिटिव, इस पर 2 बार नेगेटिव, फिर से दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन की वजह से होगा क्या, दोनों मिल करके MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे। एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे, मैग्नीशियम 2 8 2, क्लोरीन 2 8 7, एक और क्लोरीन 2 8 7। तो मैग्नीशियम के अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको देगा और एक इसको देगा। ऐसा करने से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मैग्नीशियम पर 2 बार पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, सो क्लोरीन पर माइनस का चार्ज और 2 8 8। इस क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, माइनस का चार्ज और 2 8 8। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो 2 प्लस और 2 और 8। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन का रिजल्ट ये होगा कि ये सब मिला करके Mg, और 2 बार क्लोरीन है MgCl2। तो इस तरह से कैटायंस और एनायंस मिल करके
आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और ध्यान देना कि बस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड का सीधा सीधा मतलब ऊपर हमने लिखा था, एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं। आयनिक बॉन्ड का सीधा सीधा मतलब है जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन, और भी साफ साफ लिख देते हैं, बिटवीन किसके किसके बीच में, कैटायंस एंड एनायंस, कि कैटायंस और एनायंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह से बने हुए कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का लिया कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पर 2 प्लस, इस पर 2 माइनस, और दोनों मिलकर के MgO बना लेंगे। तीसरा एग्जांपल हमने मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में लिया, इसके अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ऐसा करने से इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज और इन दोनों पर एक नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और ये सब मिला करके MgCl2 बना लेंगे। राइट, थोड़ी बातें हम लोग करते हैं अब कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड ये कैसे बनता है? अगर कोई एटम A है, कोई एटम B है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं। तो A ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, B ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, और ये जो बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन है इसका इस्तेमाल A भी कर रहा है, B भी कर रहा है, और इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। And it is made by sharing of electron. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बना है? तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना है। एक इलेक्ट्रॉन इसने बीच में रखा, एक इलेक्ट्रॉन इसने बीच में रखा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, और ये शेयरिंग से बना है, इसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड पर बहुत ज्यादा अब और कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही याद दिलाना काफी होना चाहिए, इस शेयरिंग से बना। हमने पिछले 3-4 क्लासेज में मोस्ट ऑफ द टाइम कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाया है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई और कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। फिर भी कुछ एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं ताकि बात को हम जो कहना चाहते हैं वो अपने तरह से पूरी तरह से कह पाए। एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, इसके अंतिम में है 7 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम में है 7 इलेक्ट्रॉन। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन ये बीच में रख देगा, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन ये भी बीच में रख देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेंगे। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने बीच में रख दिया, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, जिनको 2-2 करके 3 बार बनाओगे। और ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका इस्तेमाल ये क्लोरीन एटम भी करेगा और ये क्लोरीन एटम भी करेगा, तो इस तरह से इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। राइट, हम लोग लिखते हैं क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है 2-2 करके 3 बार बना दिया, यहाँ पर भी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है 2-2 करके 3 बार बना दिया। तो इस तरह से क्लोरीन और क्लोरीन मिलकर के आपस में शेयरिंग करके Cl2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने CH4 मॉलिक्यूल देखा था पिछले क्लासेज में। CH4 मॉलिक्यूल में क्या है? फिर से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, कार्बन का हाइड्रोजन का, कार्बन का हाइड्रोजन का, कार्बन का हाइड्रोजन का। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। और इन साझेदारी का इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल कार्बन करेगा, हाइड्रोजन भी करेगा, हाइड्रोजन भी करेगा, हाइड्रोजन भी करेगा, हाइड्रोजन भी करेगा। तो कार्बन का हो गया ऑक्टेट और हाइड्रोजन का हो गया डुप्लेट। ठीक, पिछले क्लासेज में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो है ऑक्टेट नहीं बल्कि डुप्लेट बनाता है। तो इस तरह से साझेदारी हुई और इसी को हम लोग ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा करके दिखा देते हैं। तो ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसे बन रहे हैं? साझेदारी से बन रहे हैं। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में अंतर क्या हुआ? आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में अंतर क्या हुआ? आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, एक पर प्लस आ जाएगा, दूसरे पर माइनस आ जाएगा। जैसे सोडियम का एग्जांपल लिया था 2 8 है, क्लोरीन का एग्जांपल लिया था 2 8 7। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अब Na पर प्लस है, Cl पर माइनस है।
राइट। और ये दोनों अपने आप में, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ध्यान देना, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसको भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों अपने आप में अब खुश हैं, लेकिन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अगर हम NaCl को पानी में घोल दें, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, सोडियम अपना अलग तैर रहा है, क्लोराइड अपना अलग तैर रहा है, ठीक। सोडियम जो है अपना अलग तैर रहा है, क्लोराइड अपना अलग तैर रहा है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पानी में घोलने पर Na+ आयन और Cl- आयन अलग अलग हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को देखें तो ये कैसे बनता है, ये बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा और इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। पानी में मिला दोगे या कुछ भी कर लो, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, क्योंकि इस बॉन्ड के बदौलत ही, इस साझेदारी के बदौलत ही दोनों के बीच में साझेदारी जो हुई है, उसी के कारण दोनों का ऑक्टेट पूरा है। अगर दोनों अलग हो जाए तो ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये दोनों को तुम पानी में डाल दो कि दूध में डाल दो कि तेल में डाल दो, जहां डालना है, जो करना है कर दो, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और ये है कोवेलेंट बॉन्ड की खासियत कि अगर दो एटम्स ने एक दूसरे को कोवेलेंट बॉन्ड से पकड़ रखा है, तो इसलिए पकड़ रखा है ताकि उनकी स्टेबिलिटी खूब अच्छी रहे, दोनों का ऑक्टेट वगैरह पूरा हो जाए, दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। बहुत एनर्जी लगाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन तुम्हारा भी जो है ना, बॉन्ड तोड़ते तोड़ते तुम्हारा भी तेल निकल जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। तो इसे उतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते, जबकि इसमें क्या है, ये पहले से टूटा टूटा है, इसमें कुछ तोड़ना नहीं है, बस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक ऐसा अट्रैक्शन है। ये भी स्टेबल है, वो भी स्टेबल है, लेकिन प्लस और माइनस है, तो क्या करे, दोनों आपस में चिपक गए। हाँ, अगर तुम ऐसा कुछ एटमॉस्फियर दो कि दोनों के मन में लालच आए, इसे खाना है मिठाई, उसे खाना है समोसा, अब ये मिठाई खाने के लिए दौड़ा, वो समोसा खाने के लिए दौड़ा, तो दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है, दोनों साथ में मिठाई खाने जाएंगे या दोनों साथ में समोसा खाने जाएंगे। अगर ये समोसा खाने जाएगा तो इसको भी समोसा ही खाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कह सकता कि हम मिठाई खाने जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। तो जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, दोनों का ऑक्टेट पूरा है, दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब दोनों अलग नहीं हो सकते, कुछ भी कर लो अलग नहीं होंगे। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कैटायन एनायन, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक तीसरा बड़ा ही अमेजिंग टाइप का बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया और इस तरह से साझेदारी हो गई। हम इसे कहते हैं कोवेलेंट। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जिसकी बात हमने ऊपर की, वही वाला बॉन्ड। अब एक दूसरा सिचुएशन, एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है, ए के पास दो इलेक्ट्रॉन है, बी जो है खाली हाथ चला आया है, और ए ने क्या किया, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, जिसका इस्तेमाल ए भी करेगा और बी भी करेगा। यहां पर भी वही बात है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, ठीक, साझेदारी हो गई। यहां पर भी साझेदारी हो गई, लेकिन इस साझेदारी और इस साझेदारी में अंतर है। यहां पर साझेदारी करते समय दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में लगाया है, और यहां पर साझेदारी करते समय दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने लगाया है, बी सिर्फ उसका फायदा उठा रहा है। जैसे बैट बॉल खेलना हो, तुम और तुम्हारा दोस्त जा रहे हो मैदान में बैट बॉल खेलने के लिए, तुम बैट लाए, वो बॉल लाया, दोनों ने मिलकर साझेदारी की, खेल चल निकला। अब ऐसा हो कि बैट बॉल तुम्हें दोनों लेकर के पहुंचो और वो उधर से बस अपना मजा लेता हुआ है और खेल कूद करके बैटिंग करके भाग जाए, तुम्हें बैटिंग भी अच्छे से न करने को दे। तो ऐसे सिचुएशन में हुआ क्या कि वो बस आया, मजे लिया, भाग गया। बैट भी तुम लाया, बॉल भी तुम लाए, वो कुछ लाया नहीं। लेकिन हाँ, साझेदारी हुई, जब तक खेल चला दोनों मिल करके ही खेल रहे थे, तो साझेदारी हुई। लेकिन इस साझेदारी में सारा सामान तुमने लगाया, सामने वाले ने क्या किया, सिर्फ साझेदारी का फायदा उठाया, फायदा उठा के भाग गया। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही सिचुएशन है कि ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, ये खाली हाथ आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने बीच में रखे, जिसका इस्तेमाल ये भी करेगा और ये भी करेगा, और दोनों के बीच में साझेदारी हो जाएगी। इस तरह की साझेदारी को कैसे दिखाते हैं, हम कहते हैं ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया, ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इस तरह की साझेदारी को दिखाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता, हम ए से बी की तरफ ऐसा एरो लगा देते हैं, जो इस बात का सूचक है, इस बात को इंडिकेट करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से ही लगे हैं। या फिर दूसरा रास्ता है कि हम लोग जो डोनर है,
ए जो है वो डोनर है, बी को कहते हैं एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये डोनर होगा, जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन लगा रहा है वो डोनर, और जिससे फायदा उठा के भाग जा रहा है उसे बोला एक्सेप्टर। तो एक डोनर एक एक्सेप्टर, तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ हमने क्या किया, ऐसा एरो लगा दिया जिससे पता चलेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ने लगाया था, ये कुछ नहीं कर रहा था। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि हम ए और बी के बीच में नॉर्मल बॉन्ड ऐसा ही बनाएं और फिर इस पर एक प्लस लगा दे और इस पर एक माइनस लगा दे। तो या तो तुम बॉन्ड को ऐसे बनाओ तब भी चलेगा, या तो ऐसे बनाओ तब भी चलेगा, और ये ज्यादा रियलिस्टिक है। ठीक, ऐसे भी हम लोग बना लेते हैं बहुत बार, लेकिन ये ज्यादा रियलिस्टिक है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, यहां भी साझेदारी है, यहां भी साझेदारी है, यहां भी साझेदारी है, यहां भी साझेदारी है। बस हुआ क्या, यहाँ पर दोनों एटम्स मिलकर के एक एक इलेक्ट्रॉन लाए थे, एक इलेक्ट्रॉन ये लाया था, एक इलेक्ट्रॉन ये लाया था, जबकि यहाँ पर क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा लाए गए हैं, दूसरा एटम कोई इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं आया है, सिर्फ वो साझेदारी का फायदा उठा रहा है। तो दोनों बॉन्ड्स के बनने के तरीके में अंतर है। इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे ना कि कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड differ in the way of formation. वे ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग है। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिफर मतलब दोनों में अंतर होता है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि ए एंड बी डिफर मतलब ए और बी में अंतर है, अंतर होगा या अंतर होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिफर, दोनों एक दूसरे से अंतर रखते हैं। किस चीज में अंतर रखते हैं, इन द वे ऑफ फॉर्मेशन। एक बनने का तरीका अलग अलग है। एक में क्या हुआ कि एटम ए और एटम बी, एक इलेक्ट्रॉन ये लाया एक इलेक्ट्रॉन ये लाया, दोनों के बीच में साझेदारी हो गई। दूसरे में क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लाया है, दूसरा एटम जो है वो खाली हाथ चला है। दोनों इलेक्ट्रॉन ए का है, बी कुछ नहीं लाया है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। तो ये अंतर है, बनने का तरीका अलग अलग है। लेकिन बनने के बाद क्या है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। तो बनने के बाद कोई अंतर नहीं किया जा सकता। इसको तुम ऐसे समझो कि बैट बॉल का खेल, वही तुम और तुम्हारा दोस्त, तुम बैट लेकर के आए, वो बॉल लेकर के आया। बाद में कुछ दर्शक चले आए, उनको क्या दिखाई पड़ रहा है कि एक बैट है, एक बॉल है और कुछ खिलाड़ी हैं, खेल चल रहा है। अब उनको क्या पता बैट कौन लेकर आया, बॉल कौन लेकर के आया, उनको इससे ज्यादा मतलब नहीं। बैट तुम लाया, बॉल वो लाया, खेल चल रहा है, बाद में कुछ दर्शक आकर के मैच को देख रहे हैं। अब दूसरा सिचुएशन, बैट बॉल दोनों तुम लेकर के आओ, बैट बॉल दोनों तुम ही लेकर के आओ, तुम्हारा दोस्त खाली हाथ आया, फिर से खेल चल रहा है, फिर से बाद में दर्शक आए और दर्शक देख रहे हैं कि बैट है, बॉल है, खेल चल रहा है। क्या दर्शक को समझ में आएगा कि बॉल कौन लाया था और बैट कौन लाया था? न पहले सिचुएशन में समझ में आएगा, न बाद वाले सिचुएशन में समझ में आएगा। तो दर्शक को क्या दिख रहा है कि एक बैट है और एक बॉल है, जिसकी वजह से ये लोग एक साथ इकट्ठा है। तुम वहां पर क्यों इकट्ठे हो, क्यों एक साथ हो? क्योंकि बैट है और बॉल है, तुम लोग बैट बॉल के साथ खेलने में बिजी हो। न बैट रहे न बॉल रहे तो तुम भी अपना अलग अलग रास्ते पे चले जाओगे। तो तुम बैट और बॉल की वजह से वहां पर इकट्ठे हो। बैट कौन लाया, बॉल कौन लाया, दर्शक को क्या पता? दर्शक को सिर्फ दिखाई पड़ रहा है कि दोनों के बीच में वो कौन सी चीज है जो दोनों को जोड़े हुए है, मतलब इन खिलाड़ियों को कौन सी चीज है जो एक साथ यहाँ पर जोड़े हुए है। तो वो है बैट और बॉल। बैट और बॉल की मदद से सारे खिलाड़ी वहां पर जुड़े हुए हैं। अगर बैट बॉल न रहे तो उनमें कोई कनेक्शन नहीं, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो बैट बॉल क्या कर रहा है, उन खिलाड़ियों के बीच में कनेक्शन बना रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में कनेक्शन बना रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दोनों खिलाड़ियों के बीच में कनेक्शन बना रहा है। अब कौन इलेक्ट्रॉन लेकर आया, कौन इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं आया, अगर हम शुरू से देख रहे हैं तब तो हमें समझ में आएगा कि हाँ कुछ ऐसा सिचुएशन है। लेकिन हम बाद में अगर दर्शक की तरह आए तो हमें तो यही दिखाई पड़ेगा ना कि एक बैट है और एक बॉल है और ये खिलाड़ी उसके साथ खेल रहे हैं। कौन बैट लाया था, कौन बॉल लाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब देखने वाले को कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब देखने वाला दोनों में कोई अंतर नहीं कर सकता कि बैट ये लाया था कि बॉल वो लाया था, कि बैट वो लाया था कि बॉल ये लाया था, या ऐसा था कि बैट बॉल एक ही आदमी लाया, दूसरा आदमी खाली हाथ चलाया। दर्शक इस बात में कोई अंतर नहीं कर सकता, उसको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर वही दर्शक शुरू से बैठा रहे, देखेगा कि एक आदमी आया, बैट बॉल दोनों लेकर के बैठा हुआ है, अभी बाकी लोग बाद में आ रहे हैं, तब उसे समझ में आएगा कि हाँ बैट बॉल को एक लाया है, बाकी सब खेल रहे हैं।
तो अगर दर्शक शुरू से बैठा हुआ तो उसे अंतर समझ में आएगा, लेकिन बाद में आया तो उसे कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। तो वही हम कह रहे हैं, यहाँ पर बनने का तरीका अलग अलग है। वो कौन समझ पाएगा? जो शुरू से यहाँ है। जो बाद में आएगा उसे क्या दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, उसे कोई अंतर नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन अलग रंग का है और इसका इलेक्ट्रॉन अलग रंग का है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन में कोई अंतर नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन नीले रंग का, उसका इलेक्ट्रॉन पीले रंग का, या इसका इलेक्ट्रॉन डॉट टाइप का, उसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस टाइप का, वो तो हम लोग पेपर पर बनाते हैं ना। इन एक्चुअलिटी, इन रियलिटी, सच में देखा जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। तो जो देखने वाला बाद में उसे क्या दिखेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो बनने का तरीका जरूर अलग अलग है। कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिफर इन द वे ऑफ फॉर्मेशन। बनने का तरीका अलग अलग है, बट आफ्टर फॉर्मेशन मतलब बनने के बाद, वी कैन नॉट मेक एनी डिफरेंस इन देम। अब उनमें हम कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। तो बनते समय अगर देखा है तो बात समझ में आएगी, नहीं तो बनने के बाद कोई डिफरेंस तुम नहीं कर सकते हो। इसका एग्जांपल भी अभी हम लेते हैं, तब बात तुम्हें समझ में आएगी। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे इंडिकेट किया हमने या तो इधर से इधर की तरफ एक एरो लगा दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने लगाए हैं, या फिर इस पर प्लस और इस पर माइनस। ये प्लस और माइनस क्यों, जरा इसको हम समझे। क्यों प्लस माइनस लगाया? तो ए के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, बी आया है खाली हाथ। दोनों के बीच में साझेदारी होगी तो क्या होगा? हम कहेंगे ये रहा ए, ये रहा बी, दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रख दो। इस पर हो गया प्लस, इस पर हो गया माइनस। कुछ ऐसा ही ना, जो डोनर है उस पर प्लस, जो एक्सेप्टर है उस पर माइनस। लेकिन ये प्लस माइनस क्यों आया? तो अब देखो, हम यहां से यहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा सा बदलेंगे। हम कहेंगे इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। अब क्या होगा? ए के पास एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब तुमने इसका एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया तो इस पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस। अभी कोई साझेदारी नहीं हुई है। अब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लें तो हम कहेंगे ए प्लस, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने बीच में रख दिया, ठीक। बी पर माइनस, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, तो इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया और दोनों के बीच में साझेदारी हो गई। तो ये जो साझेदारी हो रही है ए और बी के बीच में, हम इसको या तो ऐसे देख लें, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया सीधे सीधे, या फिर ऐसे देखें कि एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, पहले इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर दोनों ने इलेक्ट्रॉनों को बीच में रख दिया। तो जब हम इसको इस वे से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये प्लस माइनस क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, फिर दोनों ने इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में, तो नेट रिजल्ट दोनों का इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। और ये दोनों तरीकों से सोचा जा सकता है। तो या तो तुम प्लस माइनस डायरेक्ट लगा लो, लेकिन जब एक्सप्लेन करना होगा कि कहां से प्लस और कहां से माइनस, तो तुम्हें कहना होगा कि हम यहीं तक अगर इस रास्ते से पहुंचे तो हम कह सकते हैं कि इस पर प्लस होना चाहिए, इस पर माइनस होना चाहिए, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसका है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया और फिर दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, तो इसने चूंकि इसी से लेकर के इलेक्ट्रॉन रखा है इसलिए इसके ऊपर माइनस होना चाहिए। तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तुम क्या करोगे, इसको दिखाओगे ए और बी के बीच में साझेदारी है, लेकिन ए पर प्लस और बी पर माइनस। इससे क्या समझ में आता है कि अपना इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और फिर इसने वही इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा दिया। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसे दिया, इसीलिए इस पर प्लस उस पर माइनस, और इसने वही इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा दिया। तो इसीलिए हम प्लस और माइनस जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते समय लगा देते हैं कि जो डोनर है उस पर प्लस, जो एक्सेप्टर है उस पर माइनस, और बीच में ये लाइन खींच दो। तो दो रास्ते होगा इसको दिखाने के लिए, हम दोनों रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। कभी इस रास्ते का इस्तेमाल कर लेते हैं कि एरो लगा दिया कि इसने डोनेट किया है, और कभी प्लस माइनस लगा दिया। इससे भी समझ में आता है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन उस पर गए होंगे, तभी यहाँ प्लस है और वहां पर माइनस है, इसने दिया होगा उसने लिया होगा, तभी इस पर प्लस है उस पर माइनस है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने के दो तरीके। कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल लिए जाए तो बस हमने ए बी वगैरह वगैरह कर दिया, ना तो कोई एक्चुअल एटम ए है ना तो कोई एक्चुअल एटम बी है, सब अभी कल्पनाओं में बात चल रही थी कि मान लो एटम ए है, मान लो एटम बी है। अब जरा जो है रियलिटी पर आए, कुछ ऐसे केसेस ले जहां पर वास्तव में ये बॉन्ड बनता है। तो जैसे हम लोग NH3
और BH3, इन दोनों को ध्यान से देखें। ठीक, नाइट्रोजन के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, एक इधर साझेदारी में लगाया, एक यहाँ साझेदारी में लगाया, एक यहाँ साझेदारी में लगाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से दोबारा से डॉट बनाकर दिखा दो, लोन पेयर हो गया। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और ये लोन पेयर मिलाकर के ऑक्टेट पूरा है। बोरॉन के लिए चेक करोगे, बोरॉन के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 3, अंतिम में है 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ साझेदारी में, एक यहाँ साझेदारी में, एक यहाँ साझेदारी में खर्च किया, तीनों इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, कोई लोन पेयर वगैरह नहीं बचेगा। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ठो, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ठो, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ठो, सारे इलेक्ट्रॉन मिला दो, कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो हम कहेंगे इसका ऑक्टेट है 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसका सेक्सटेट कहते हैं, सेक्सटेट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से बना है सेक्सटेट, तो इसके अराउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, इसका 8, उसका 6। इसका 8 कैसे पूरा किया जाए, तो एक सिंपल सा रास्ता ये है कि ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दे। तो होगा क्या, होगा क्या, ये रहा NH3, ऐसे लिख दो NH3, ठीक है, NH3 हो गया इसका लोन पेयर, और ये है BH3 ऐसे लिख दो। इसने अपना लोन पेयर बीच में रख दिया है, तो लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऐसे बीच में रख दो। इसका इस्तेमाल नाइट्रोजन भी कर रहा है, इसका इस्तेमाल बोरॉन भी कर रहा है। ठीक, तो मतलब दोनों के बीच में साझेदारी हो गई। इस साझेदारी में इलेक्ट्रॉन किसने लगाया है, क्या दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लगाया है, आंसर है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने लगाया है। सॉरी, क्या दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लगाया है, तो आंसर है नहीं, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया है, बल्कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने लगाया है, बोरॉन सिर्फ उसका फायदा उठा रहा है। तो मतलब ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओगे कैसे, तो हम कहेंगे ये रहा NH3, ये रहा BH3। एक रास्ता तो ये है कि हम दोनों के बीच में ये वाला ऐसा बॉन्ड बना दे, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से दोनों लगाए गए हैं, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि ये रहा NH3, ये रहा BH3, और दोनों के बीच में एक नॉर्मल लाइन खींचे, नॉर्मल बॉन्ड बनाए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, इस पर लिख दे प्लस, इस पर लिख दे माइनस। तो ये रास्ता या ये रास्ता, दोनों रास्ते हम लोग ले सकते हैं इस बात को समझाने के लिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से ही लगे हुए हैं। ठीक, ये रास्ता ज्यादा पॉपुलर है, इसको भी कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है, ये ज्यादा साफ सुथरा रास्ता है, क्योंकि इस तरह से एरो वगैरह नहीं बनाना पड़ता। तो शुरू में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एरो बनाना थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है, ताकि माइंड में बात बैठ जाए किसी तरह से कि हाँ इलेक्ट्रॉन इधर से ही जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग समझ चुके रहते हैं तो फिर एरो वगैरह को हटा देते हैं, हम सीधे दिखाते हैं कि ये बॉन्ड रहा, इस पर प्लस, इस पर माइनस। क्यों प्लस क्यों माइनस, तो हमने समझाया कि मान लो कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले उसे दिया, तो उस पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा, फिर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, तो इस तरह से NH3 प्लस और BH3 माइनस। राइट, हम लोग और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे BF3 का स्ट्रक्चर बना देते हैं तुम्हारे लिए। BF3, बोरॉन के अंतिम में वही 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर साझेदारी में लगाया, एक इधर साझेदारी में लगाया, एक इधर साझेदारी में लगाया, तो बोरॉन का ऑक्टेट नहीं पूरा है, बोरॉन के अराउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कोई लोन पेयर वगैरह नहीं। अब एक F माइनस आ जाए, F के पास क्या होता है, F में देखोगे तो ये होता है 2 8 7, माइनस होने का मतलब 2 8 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। 8 इलेक्ट्रॉन अगर बनाओ तो 2 एक साथ बनाओगे, एक लोन पेयर, 2 एक साथ बनाओगे, एक और लोन पेयर, 2 एक साथ बनाओगे, एक और लोन पेयर, और फिर से 2 इलेक्ट्रॉन और बनाओगे, एक और लोन पेयर। तो इस तरह से इसके चारों तरफ मिलाकर 4 लोन पेयर है। ये अपना एक लोन पेयर इसे डोनेट कर दे, डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, हम इसे ऐसे लिख दे, हम इसका जो है कलर जो है हम चेंज कर देते हैं ताकि अंतर समझने में तुम्हें आसानी रहे। हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा तो क्या होगा, ये रहा BFFF, 3 पुराने वाले फ्लोरीन और एक नया वाला फ्लोरीन, इसने अपना लोन पेयर बीच में रख दिया। ठीक, बाकी के 3 लोन पेयर्स तुम चाहो तो यहाँ पर बना सकते हो, और चाहो तो उनको छुपा हुआ रखने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, पता होना चाहिए कि लोन पेयर छुपे हुए हैं। तो चलो बना देते हैं।
इसके पास एक लोन पेयर और, एक लोन पेयर और, एक लोन पेयर और अब ये जो है लोन पेयर नहीं रहा, ध्यान देना, अब ये लोन पेयर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। पेजेस खत्म हो गए, हमें थोड़ा पेज ऐड करना होगा, 1 2 3 4, चलो लाइट ग्रे, ओके। तो इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, हमने कह दिया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रख दो, जिसका इस्तेमाल दोनों करेंगे। ध्यान रहे फ्लोरीन पर एक माइनस था, तो माइनस भी लगा दो। तो इस बॉन्ड को तुम कैसे दिखाओगे? हम या तो इधर से इधर की तरफ एक एरो लगा दें, मतलब रास्ता क्या है हमारे पास, या तो हम ऐसे बना दें, ये F B F F, और ये जो F माइनस है इसकी तरफ से एक एरो ऐसे बना दे, तो इससे समझ में आता है कि इसने अपना लोन पेयर जो है इसको डोनेट किया। एक रास्ता ये है दिखाने का, और दूसरा रास्ता अगर हम ले, दूसरे रास्ते से अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो F B F F, और इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल वे में बॉन्ड बनाए, ठीक, नॉर्मल वे में बॉन्ड बनाए, और इस पर एक माइनस पहले से उसको बनाना ही पड़ेगा, उससे तो हम पीछे छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि ये माइनस शुरू से चला आ रहा है। यहाँ भी माइनस था, वही माइनस हमने यहाँ पर भी रखा, ठीक, माइनस था, माइनस हमने यहाँ पर भी रखा, फिर वही माइनस अभी तक चल रहा है, माइनस है माइनस है। जब बॉन्ड को इस तरह से न बना करके इस तरह से बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो डोनर एटम होता है उस पर एक प्लस लगाते हैं, जो एक्सेप्टर एटम होता है उस पर एक माइनस लगाते हैं, तो इसका प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका माइनस बचा रहेगा। तो इसी चीज को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी के साथ 1 2 3, ठीक, F F, इसका प्लस माइनस कैंसिल हो चुका है तो हम बस F लिख दें, इसका माइनस बचा हुआ है तो माइनस चार्ज यहां लगा दें। तो अब इस फ्लोरीन को और बाकी के फ्लोरीन के साथ तुम अंतर करना चाहो तब भी अंतर नहीं कर सकते। तुम अंतर कैसे कर रहे थे कि इस पर माइनस लगा, इस पर माइनस नहीं लगा, इस पर माइनस नहीं लगा, यही अंतर कर रहे थे ना, इस पर माइनस है, इस पर माइनस नहीं है, या ये पीले रंग का है, ये पीले रंग का नहीं। तो कलर का अंतर तो हमने अपने से बनाया है, हम नीला पीला हरा लिख रहे हैं, सबके पास नीला पीला हरा काला इतना पेन रहे वो जरूरी नहीं है। तो ये कलर का अंतर इग्नोर करो। तो अंतर क्या था कि ये निगेटिव था, ये निगेटिव नहीं था, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद हुआ क्या, इस पर आया प्लस, इस पर आया माइनस, तो इस पर आया प्लस, इस पर आया माइनस, इसके प्लस ने इसके पुराने वाले माइनस को कैंसिल कर दिया, तो अब ये न्यूट्रल हो गया और ये तीनों पहले से न्यूट्रल थे। तो क्या तुम इन तीनों फ्लोरीन और इस चौथे फ्लोरीन में अंतर कर सकते हो? तो आंसर है नहीं। हम एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं तो चारों बॉन्ड्स की लंबाई एक जैसी दिखाई पड़ती है। इसको ऐसे समझना, अभी तो बस पेपर पर अंतर करने की बात हो रही थी, पेपर पे तो तुम कुछ बहाना बना भी दो कि नहीं ऐसा अंतर वैसा अंतर, लेकिन चलो एक्सपेरिमेंट करो, आओ एक्सपेरिमेंट करोगे, बॉन्ड्स की लंबाई नापोगे, चारों बॉन्ड्स की लंबाई एक जैसी, इन बॉन्ड्स के बीच का एंगल नापोगे। अब इन सब बातों को हम लोग आगे वाले क्लासेज में करेंगे कि कैसे एंगल वगैरह नापा जाता है, लेकिन फिलहाल चारों बॉन्ड्स के बीच का एंगल नापोगे, सभी एंगल्स एक जैसे, न तो कोई एंगल अलग है न तो कोई लंबाई अलग है, मतलब चारों फ्लोरीन में कोई अंतर नहीं है। हम समझते हैं कि ये बॉन्ड कोवैलेंट है, ये बॉन्ड कोवैलेंट है, ये बॉन्ड कोवैलेंट है, और ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट तरीके से बना है, राइट। तो कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट क्या है, बॉन्ड बनाने के दो तरीके हैं। इस बात को अगर ऐसे कह दे तो ज्यादा बेटर कि कोवैलेंट क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड ने कहना थोड़ा कम अच्छा है, ये कहना कि कोवैलेंट जो है बॉन्ड बनाने का एक तरीका है, कोवैलेंट बॉन्डिंग बॉन्ड बनाने का एक तरीका, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बॉन्ड बनाने का एक और तरीका, लेकिन दोनों के बाद जो बनने वाले बॉन्ड है उनमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता। तो यहां पर ये जो तीन बॉन्ड्स शुरू से हैं, ये बॉन्ड्स कैसे बने हैं, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, और यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है कैसे बन रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के आ रहे हैं, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद कोई अंतर नहीं रह जाएगा, और इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर को अगर ऐसे लिखे तो ये ज्यादा बेटर है। नेगेटिव चार्ज बोरॉन पर चला आया, क्यों चला आया उसको हमने स्टेप बाय स्टेप तुम्हें डील किया कि चलो नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पर था, रहने देते हैं फ्लोरीन पर, हम बॉन्ड को ऐसे एरो वाले मेथड से दिखा देते हैं। फिर हमने कहा कि चलो बॉन्ड को एरो वाले मेथड से न दिखा करके ऐसा सीधा लाइन लगा दो, सिंगल बॉन्ड। तो जब तुम ऐसे बनाओगे तो जो डोनर है उस पर लगाओगे प्लस, जो एक्सेप्टर है उस पर लगाओगे माइनस, तो हमने डोनर पर लगाया प्लस, एक्सेप्टर पर लगाया माइनस, फिर कहा प्लस माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा तो बस यहीं पर माइनस बचेगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस है। तो इस माइनस को कैसे डील किया वो भी स्टेप बाय स्टेप डील किया ताकि तुम चीजों को समझो। तो ये तीन बॉन्ड्स कैसे बने हैं, कोवैलेंट तरीके से बने हैं। ये बॉन्ड कैसे बना है, कोऑर्डिनेट तरीके से बना है।
तो ये कहना थोड़ा गलत है कि कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अलग अलग होते हैं, बल्कि ये कहना ज्यादा सही है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कोवेलेंट रास्ता, दूसरा रास्ता है कोऑर्डिनेट रास्ता। कोवेलेंट में अगर दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है तो दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे और साझेदारी हो जाएगी। और अगर कोऑर्डिनेट वाला रास्ता फॉलो कर रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से आ रहे हैं, दूसरा वाला खाली हाथ चला चला आ रहा है, कुछ नहीं लाया है, सिर्फ साझेदारी का फायदा उठा रहा है, राइट। तो अगर साझेदारी ऐसे हो कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड न करके कोवेलेंट बॉन्डिंग कहो। जैसे स्वीट और स्वीटनेस में अंतर होता है। स्वीट मतलब मिठाई, स्वीटनेस मतलब मीठापन। तो मिठाई क्या है, गोला है, हमने उठाकर तुमको दे दिया, ये लो भैया मिठाई खा जाओ। हमने स्वीटनेस, अब तुमको मीठापन दे दे, इट्स नॉट पॉसिबल। मीठापन तो तब तुम्हें लगेगा जब तुम्हारे जीभ में मीठे स्वाद को लेने की प्रॉपर्टी हो। तुम्हारा जीभ खराब है, तुम्हें बुखार वगैरह हो गया है, हम भले ही तुम्हें मिठाई दे रहे हैं, तो खाओगे तुम्हें मीठापन नहीं लगेगा ना। तो मिठाई और मीठापन दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसी तरह से बॉन्ड और बॉन्डिंग, बॉन्ड मतलब वो सामान और बॉन्डिंग मतलब द वे, द तरीका, जिस तरीके से बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पर निगेटिव चार्ज आया है और सारी बातें हमने कही, आगे बढ़ते हैं। तो एक ये तीन बॉन्ड कोवैलेंट तरीके से बने हैं और ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट तरीके से बना है और चारों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और ये है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन हो सकता है, कौन हो सकता है डोनर? तो तुम देखना जरा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक, कंप्लीट ऑक्टेट। थोड़ा दाएं बाएं से शोर आ रहा होगा तो सभी लोग ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, राइट। तो कंप्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है एंड हैज लोन पेयर्स। ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर भी बचा हुआ है। जैसे अगर मेरा पेट भर जाए फिर भी मेरे पास एक्स्ट्रा खाना पड़ा हुआ है, तो ठीक है, एक्स्ट्रा खाना हमने कल के लिए, परसों के लिए, अगले दिन के लिए बचा करके रखा था, लेकिन कोई आएगा तो हम उसे बाय द मोमेंट खिला सकते हैं कि लो भाई खा लो, बाद में इसको चुका देना। तो हमने उसे दिया थोड़ी देर के लिए। तो कुछ वैसा ही, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर भी पड़ा है, तो इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो डोनर कौन हो सकता है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है। ऊपर भी एग्जाम्पल हमने लिया था अमोनिया का भी, यहां देखोगे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इट हैज लोन पेयर। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसके पास लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। क्यों एक्सेप्टर है? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ऊपर भी वही बात थी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो इस तरह से दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन को हम इतना जो हमने ताम झाम और कहानी बनाई है, ये सब न लिख करके सिंपल वे में लिखते तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक था F माइनस और दूसरा था BF3, दोनों ने रिएक्शन किया, बन गया BF4 माइनस। तो उसी चीज को हम इस वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि F माइनस और BF3 दोनों मिला करके BF4 माइनस बना ले जाते हैं। तो वही पूरी बात ये छोटे से संक्षेप में, और समझने वाले समझते रहेंगे कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसने लोन पेयर डोनेट किया होगा और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा। माइनस का चार्ज जो फ्लोरीन पर है अब वो बोरॉन पर चला जाएगा। क्यों बोरॉन पर चला जाएगा? ऊपर पूरी कहानी हमने स्टेप बाय स्टेप कही थी कि हम चलो मान के चलते हैं कि अभी नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पर ही है। फिर कहते हैं कि बॉन्ड अगर कोऑर्डिनेट है तो इस पर लगाओ प्लस, इस पर लगाओ माइनस। फिर कहा कि प्लस माइनस कैंसिल करा दो तो इधर कुछ चार्ज नहीं बचेगा, इधर माइनस का चार्ज बचेगा। तो जब भी ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस अब बोरॉन पर चला है। इसी तरह का एक और रिएक्शन देख सकते हैं, AlCl3 प्लस Cl माइनस, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। इसके पास 4 लोन पेयर्स होंगे। क्लोरीन के अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Cl माइनस होने का मतलब अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 लोन पेयर। तो एक लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा और एज अ रिजल्ट ये हो जाएगा AlCl4 माइनस का चार्ज जब एल्यूमिनियम पर आ जाएगा। और स्ट्रक्चर बनाना हो तो बस ऐसे फटाफट एक एल्यूमिनियम बनाओ, 4 क्लोरीन बनाओ और माइनस का चार्ज अब क्लोरीन पर मत लगाना, अब एल्यूमिनियम पर लगा देना। तो दिस इज द वे हाउ वी डील। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और ये हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर।
और अभी आने वाले क्लासेज में हम लोग एसिड बेस का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसे लेविस एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसे लेविस बेस कहते हैं। ठीक, तो अभी फिलहाल एक्सेप्टर को एसिड, डोनर को बेस कहते हैं, याद रहे तो ठीक, अदरवाइज भी आगे और भी आएगा। लेकिन अगर तुमने चीजें अच्छे से पढ़ी हैं तो अपने आप याद रहता है, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस समझ लेना होता है। जो समझ में आ गया वो जाता नहीं है, और जो समझ में नहीं आया फिर वो तो तुम कुछ भी कर लो, बार बार जो है जाता रहेगा। तो समझ में आ गया तो कहीं न कहीं अंदर दबा रहेगा, कुछ चीजें होती है जिनको एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है, लेकिन एक बार बात समझ में आ गई तो कम से कम याद रखना तो आसान हो जाएगा, इतना तो कहा ही जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द चीजें जब समझ में आ जाती है तो जाती नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी है जो चली भी जाती हैं लेकिन अंदर कहीं ना कहीं रहती है, बार बार अपना नोट्स वगैरह देख करके तुम उन्हें भी रिकॉल कर सकते हो। तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये लेविस एसिड, ये लेविस बेस। इसने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि फिर से एल्यूमिनियम के चारों तरफ तुम गिनोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसा 6 इलेक्ट्रॉन है हम देख सकते हैं। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉनों की मदद से एल्यूमिनियम 3 बार बॉन्ड बना लेगा, और 3 बार बॉन्ड बनाने के बाद तीनों इलेक्ट्रॉन खत्म, एक यहाँ खत्म, एक यहाँ खत्म, एक यहाँ खत्म, कोई लोन पेयर नहीं है। और प्रत्येक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, 4 और 2 मिलाकर 6। तो इसीलिए हमने कहा था कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट नहीं पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो लोन पेयर एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए AlCl3 जो है जब Cl- के साथ रिएक्शन करता है तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, और दोनों मिल करके AlCl4- बना लेते हैं। इसी तरह से एक और रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन है ना, सभी लोग बहुत ध्यान से देखना इसे। PCl5 प्लस Cl-, क्लोराइड आयन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, और दोनों मिलकर के PCl6- बना लेते हैं। तो ऐसे ही रिएक्शन हमने ऊपर 2 बार देखे हैं, तो बहुत समझाने की जरूरत नहीं है कि डेफिनेटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, चलो ठीक, इसके पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन लिया क्यों? इसने दिया, इसकी तो बात समझ में आ रही है, इसके पास लोन पेयर है, डोनेट कर देगा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसने लिया क्यों? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है? तो आंसर है फास्फोरस का अगर स्ट्रक्चर बना, PCl5 का स्ट्रक्चर बनाओ तो तुम देखोगे इसके पास कुल मिलाकर के 5 बॉन्ड्स है, और 5 बॉन्ड्स का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो कम से कम होंगे। फास्फोरस के अंतिम में 2 8 5 होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉनों से 5 बॉन्ड्स बना लिए, 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन इधर साझेदारी में लगाया, एक यहाँ 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 साझेदारी में लगाया, और इलेक्ट्रॉन सारे खत्म। 5 बॉन्ड्स, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस पर हो जाते हैं। तो ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट हो चुका है, बल्कि ऑक्टेट से आगे भी जा चुका है। फिर क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये समझना है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी, पिछले क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमम कोवैलेंसी के बारे में पढ़ा था कि फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, वो है 6। मतलब ये चाहे तो, या मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, वहां पर हमने शब्द यूज किया था, उसी शब्द का फिर से इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। कि फास्फोरस का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? ये होता है 6। मतलब ये एक साथ 6 लोगों के साथ बिजनेस करने की इसको अनुमति है, लेकिन 5 ही बार बिजनेस कर पाएगा। अब और बिजनेस करना है तो लोन लेना पड़ेगा। हमने पिछले क्लास में बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किया था। तो ये क्लोराइड आयन आया, ठीक, इसने अपना लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ बिजनेस किया। इसके साथ बिजनेस कैसे हुआ? एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दोनों में बिजनेस चल निकला, बॉन्ड बन गया। इसके साथ बिजनेस कैसे हुआ? एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, बिजनेस हो गया, बॉन्ड बन गया। तो 5 बार अपना इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके 5 क्लोरीन एटम्स के साथ ये बिजनेस कर सकता है। लेकिन अगर 6वें क्लोरीन के साथ बिजनेस करना है, 6 बार बॉन्ड बनाना है, फास्फोरस का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने खूब अच्छे से समझा था। तो अब इसको 6 तक पहुंचना है, एक बार और बिजनेस करना है, तो इसके पास अपना कोई रास्ता नहीं है। अपनी तरफ से चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता, अपनी तरफ से चाहे तब भी अब 6वीं बार बिजनेस नहीं कर सकता। तो अब क्या करेगा? ये अपना लोन पेयर लगाएगा, दोनों में साझेदारी होगी, और अब बिजनेस चल निकलेगा और बन जाएगा PCl6-। इसी तरह से हम लोग एक और रिएक्शन देखेंगे, SiF4।
ये F माइनस के साथ 2 बार रिएक्शन करता है, ये अपना 2 बार लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, दोनों एक एक लोन पेयर डोनेट करेंगे और बन जाएगा SiF6 2 माइनस। ये कैसे हुआ होगा, तो हम लोग फिर से SiF4 का स्ट्रक्चर बनाए, SiFFFF 4 बार इसके साथ जोड़ दें, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 2 8 और 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों जगह खर्च कर दिया, 4 बार बिजनेस किया, इससे ज्यादा बिजनेस ये नहीं कर सकता। और इसका भी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर पिछले क्लास से अगर इसको रिलेट कर पा रहे हो, तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ये 6 बार बिजनेस करना चाहता है। ऑक्टेट वगैरह की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, सब ऑक्टेट से आगे जा चुके हैं। बिजनेस 6 बार करना है इसको, 4 बार बिजनेस करने के लिए अपना सारा प्रॉपर्टी लगा दिया, 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों लगा दिया। अब चाहे भी तो अपनी तरफ से और बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता, तो F माइनस आएगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, एक और F माइनस आएगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो 2 बार और बिजनेस होगा, लेकिन इसके लिए उसको लोन लेना पड़ रहा है। और ऐसा करने के बाद ये हो जाएगा SiF6 2 माइनस। तो इस वे में हम SiF6 2 माइनस को समझ सकते हैं कि ये इन दोनों से मिलकर के बना है। ठीक इसी तरह से AlF3, इसे 3 बार और बिजनेस करना, लेकिन इसके पास अपना कुछ इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो F माइनस के साथ 3 बार रिएक्शन करेगा और F माइनस, तीनों F माइनस अपना एक एक लोन पेयर इसको जो है डोनेट करेंगे, और डोनेट करने के बाद AlF6 3 माइनस हो जाएगा। तो ये 3 एग्जांपल्स जो हमने दिए, इसको जरा अच्छे से एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि इसने इसके साथ रिएक्शन क्यों किया। क्या इसे ऑक्टेट तक पहुंचना था, तो आंसर है नहीं, ऑक्टेट तो ये पहले ही पूरा कर चुका है, ऑक्टेट रूल से आगे बात निकल चुकी है। जो लोग अभी भी ऑक्टेट में फंसे हैं उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट एंड मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, कि फास्फोरस जो है ऑक्टेट से आगे जाता है और जा सकता है, साथ ही साथ 6 बार बिजनेस कर सकता है, 6 लोगों के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो 5 बार तो कर चुका है, 6वां बार करना है तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, अब इसी की कृपा पर निर्भर है। तो ये अपना लोन पर इसे डोनेट कर दे तो बात बनेगी। तो ये अपना लोन पर डोनेट करता है, ये लोन पर एक्सेप्ट करता है, दोनों के बीच में बिजनेस चल निकलता है और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है, और तुम लिख देते हो PCl6 माइनस। और वही चीज यहाँ पर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना चुका है, उसके अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड पहले ही बना चुका है। अगर 2 बार बिजनेस और करना है तो लोन पर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये ऑक्टेट के लिए नहीं, अपने मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए लोन पर एक्सेप्ट करते हैं, राइट। ऑक्टेट के लिए नहीं, बल्कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर तक पहुंचने के लिए लोन पर एक्सेप्ट करते हैं। इस चीज को हम भूलेंगे नहीं। एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल HNO3। इसका स्ट्रक्चर जो है हमने पिछले क्लास में या पिछले ही क्लास में आई थिंक देखा था। ऑक्सो एसिड्स के बारे में जब हम लोग बातें कर रहे थे, इसका स्ट्रक्चर देखा था। एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। HNO3 से पहले हम HNO2 बनाए। HNO2 कैसे बनेगा, फिर वही चीज लिख दिया, HNO2 बना डालो। ये बना लिया हमने HNO2। नाइट्रोजन के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 5। ऑक्सीजन में 2 और 6। इसे 3 बॉन्ड्स बनाने हैं और इसे 2 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो नाइट्रोजन ने देखो 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं, 5 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाना है, इसने 2 बॉन्ड बना लिया, इसने भी 2 बार बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड बनाना है। ये हो गया HNO2। ध्यान देना, HNO3 नहीं है, HNO2 है। अब एक और ऑक्सीजन आया इसके पास। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे बना दो, 2 2 4 2 6। ठीक, हालांकि ऐसे 2 करके रहते नहीं, लेकिन फिर भी जस्ट बना दिया, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हैं। इसी 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अगर ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर दे तो सीधा सीधा दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे HON डबल बॉन्ड O। और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके साथ इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसने लोन पेयर डोनेट किया, उसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया। ऐसा करने से क्या हुआ, इसके जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन थे वो तो बचे ही रहेंगे। ठीक, बचे हुए इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, अभी भी बचे रहेंगे, और इधर एक बॉन्ड भी बन गया। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन करेगा ही करेगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। क्या नाइट्रोजन के ऑक्टेट पर कोई फर्क पड़ा? ऐसा तो नहीं हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया तो इसका कम हो गया। तो आंसर है नहीं।
इसने ऐसा नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया और तुम लेकर के भाग जाओ, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अभी भी यहीं पर रखे हैं, उसका इस्तेमाल नाइट्रोजन भी कर रहा है, ऑक्सीजन भी कर रहा है। तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है। और अगर हम अपने प्लस माइनस वाले पॉलिसी को फॉलो करें तो हम इसी स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, HON डबल बॉन्ड O और ये ऑरेंज वाला O, फिर दोनों के बीच में जो बॉन्ड है नॉर्मल लाइन से बना दे, जो डोनर है उस पर प्लस लगा दे, जो एक्सेप्टर है उस पर माइनस लगा दे। तो HNO3 का स्ट्रक्चर तुम ऐसे भी बना सकते हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ने दिया है, ठीक। और इसका भी कुछ मतलब तुम इसी वे में निकालना चाहते हो कि ये निकाल सकते हो, ये डोनर ये एक्सेप्टर, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, उसने फायदा उठाया और ऑक्टेट अब इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो चुका है। तो HNO3 का यही स्ट्रक्चर हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बनाया था, लेकिन उसमें अप्रोच मेरा दूसरा था, हम दूसरे तरह से इसकी जगह तक पहुंचे थे, ठीक। तो कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही स्ट्रक्चर को हम दो तरह से देख सकते हैं, स्पेशली जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। हम चाहे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले मेथड से स्ट्रक्चर तक पहुंचे और हम चाहे तो बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मेथड इस्तेमाल किए हुए भी उसी जगह पहुंच सकते हैं। जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले मेथड से पहुंच सकते हैं वहां बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले मेथड का भी पहुंच सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सच्चाई है ना, इससे हम बच करके भाग नहीं सकते। हम चाहे तो पूरी केमिस्ट्री बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम लिए हुए पढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं नाम आ गया बीच में, तुमने नहीं लिया, तुम पूरी केमिस्ट्री पढ़ लिया, पूरी केमिस्ट्री समझ ली, लेकिन अगर किसी ने कह दिया बताओ भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, बस मुंह तो हम लोग का बन जाएगा कि हमको तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता ही नहीं, तो पढ़े क्या। तो ये भी एक रास्ता है, ठीक, सिर्फ एक रास्ता, कुछ परेशान नहीं होना है। बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के भी पूरी केमिस्ट्री बिल्कुल उसी तरह से समझी जा सकती है जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला रास्ता भी हमने जो एग्जांपल्स लिए, हम ये नहीं कहेंगे कि सब तुम कर ले जाओगे, लेकिन फिर से मेरी बात वही है कि जितनी चीजें हमने क्लास में कराई हैं कम से कम वो चीजें तुम्हारे सामने आए तो उसमें तो मत फंसना ना। कुछ नया आ जाए फंस जाओ तो बात समझ में आती है, लेकिन अब यही चीज आ जाए दोबारा और तुम इसी में फंस जाओ, यही नहीं बता पाओ, यही नहीं कह पाओ, तो फिर तुम्हारे लिए कोई क्या कर सकता है। तुम्हारे लिए तो यही नहीं किया जा सकता है कि भाई तुम्हें सब कुछ बता दें, जितना अच्छा से अच्छा तरीका हो सकता है बताने का उतना अच्छा से अच्छा तरीका इस्तेमाल करके बता दे, फिर भी तुम कुछ न करो तो फिर तुम्हारे लिए कोई क्या कर सकता है। तो जितने एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के, वो सारे एग्जाम्पल्स अपने माइंड में रखोगे तो सब चुन करके एग्जाम्पल लाए हैं। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली कुछ भी उठा लिया, सब बड़े क्रम से चुने गए एग्जाम्पल है कि इसके बाद ये रहे तो आज याद रखने में आसानी होगी, इसके बाद ये रहे तो याद रखने में आसानी होगी, और बड़े ही क्रम से लिए गए एग्जाम्पल। फिर हम थोड़ी सी बात जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की करेंगे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, हालांकि ये यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में इस बात का डिस्कशन करते नहीं है, कम से कम बुक्स में तो ये कहीं भी नाम नहीं लिया जाता है, अलग से चैप्टर ही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लेकिन थोड़ी सी बात उसकी भी करेंगे। जैसे आयरन 2+ है, ठीक, आयरन 2+ को साइनाइड आयन के साथ हम जोड़ दें, ऐसे लिख देते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं। आयरन 2+ और साइनाइड आयन Cn-, माइनस का चार्ज कार्बन पर रहेगा, कार्बन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। स्ट्रक्चर समझना चाहो तो तुम ऐसे समझ सकते हो, कार्बन के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन पर अगर एक माइनस आ जाए तो माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, अब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसको 3 बॉन्ड्स बनाने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 बॉन्ड बनाए, इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यह भी 3 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। कार्बन पर माइनस है, ध्यान रहे हम इस वाले कार्बन की तो बात ही नहीं कर रहे थे, हम इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं कि जिस पर माइनस है वो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो माइनस वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ने भी 3 बॉन्ड्स बनाए। 5 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। फिर से यहाँ पर भी वही बात है, 5 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, और एक लोन पेयर कार्बन के पास, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास। अगर लोन पेयर डोनेट करने की बारी आ जाए तो कौन लोन पेयर पहले डोनेट करेगा, ठीक। क्वेश्चन साफ साफ तुम्हारे लिए लिख देते हैं कि विच विल डोनेट लोन पेयर मोर इजीली, ज्यादा आसानी से लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, कार्बन या नाइट्रोजन।
आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। तो नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हायर टेंडेंसी फॉर विथड्रॉइंग, मतलब खींचना, विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। डेफिनेटली यहां पर लोअर टेंडेंसी होगा टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम है तो इसका मतलब है डोनेट करने की टेंडेंसी जो है, डोनर टेंडेंसी, वो ज्यादा रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमने समझा कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तुलना किया, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। फिर कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होगी मतलब डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और इसीलिए साइनाइड आयन में दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर डोनेट करने का काम कार्बन करेगा, नाइट्रोजन नहीं करेगा। क्यों कार्बन करेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। और हमने इसको अच्छे से लिख भी दिया ताकि तुम बाद में जब ये नोट्स डाउनलोड करो तो कम से कम समझ सको कि बात क्या कही थी हमने। ओके, तो साइनाइड आयन जो है वो अपना लोन पेयर आयरन को डोनेट करेगा। एक बार नहीं, ध्यान देना, एक बार नहीं, 6 बार, और दोनों मिल करके बना लेंगे FeCN6। इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1 प्लस, दूसरा प्लस। इस पर कितना नेगेटिव चार्ज है? 1 नेगेटिव है, लेकिन चूंकि 6 बार तुमने लिया है इसीलिए 6 बार बनाओ, 4 5 6। जब इनको आपस में मिलाओगे तो 1 प्लस और 1 माइनस कैंसिल, 1 प्लस और 1 माइनस कैंसिल, 4 माइनस बचेगा, तो इसके ऊपर ऐसा ब्रैकेट बना करके 4 माइनस लिख दो। तो इसको कहते हैं FeCN6 4 माइनस। और FeCN6 4 माइनस का स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे ये रहा आयरन जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, फिर एक साइनाइड, ठीक, साइनाइड, ये 2 पॉजिटिव पहले हटाते हैं, एक साइनाइड, 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 साइनाइड एंड साइनाइड एंड साइनाइड, ठीक, इसको ऐसे। प्रत्येक साइनाइड क्या करेगा? अपना अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है। और तुम चाहो तो लिख सकते हो कि आयरन पर 2 बार प्लस है, साइनाइड पर माइनस है, ठीक, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है। या फिर ये सब चार्जेज को यहां से हटाओ, यहां लिखने के बजाय इन सब चार्जेज को ऐसे ब्रैकेट बंद करके टोटल जमा पूंजी ऊपर लिख दो। टोटल कितना चार्ज है? तो 2 बार प्लस और 4 बार माइनस, 6 बार माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 4 नेगेटिव बचेगा, तो ब्रैकेट के ऊपर 4 नेगेटिव ऐसे लिख दो और बात खत्म कर दो, ठीक। तो इस तरह से जो है FeCN6 4 माइनस का फॉर्मेशन हुआ। आयरन 2 प्लस ने 6 साइनाइड आयंस के साथ रिएक्शन किया, प्रत्येक साइनाइड आयन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया और मिला करके FeCN6 4 माइनस बना लिया। अब क्वेश्चन तुम्हारे पास ये होना चाहिए कि ये इतना लोन पेयर लेकर करेगा क्या? आखिर इतना लोन पेयर क्यों? किसी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 6 बार लोन पेयर इसने लिया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां से ले लो 6, 2 यहां से मिला 8, 2 यहां से मिला 10 और 2 यहां से मिला 12। आयरन 2 प्लस ने कुल मिलाकर के 12 इलेक्ट्रॉन खा लिए हैं। 12 इलेक्ट्रॉन खा के इसको जाना कहाँ है, कहाँ जाना चाहता है? तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पर एक नजर डालें। ये रहा अपना S ब्लॉक, ठीक, बीच में इधर D ब्लॉक और इधर P ब्लॉक। यहां पर आयरन इधर कहीं होगा
आयरन के सामने लिखते चले जाओ तो इधर जो सामने में एलिमेंट मिलेगा वो है क्रिप्टॉन। एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर 36। और क्रिप्टॉन को जानते हो ना, इनर्ट गैस एलिमेंट है, मतलब बहुत 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 स्टेबल है। ऑक्टेट वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, खूब स्टेबल है। ये स्टेबल नहीं है। इसने इसको देखा कि वो स्टेबल है, उसके पास क्या है, अच्छी गाड़ी है, खूब बढ़िया घर है, एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी है, सब कुछ है, बहुत खुश है। हमको भी वही चीज चाहिए जो इसके पास है। तो इसके पास कमी क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन 36 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है 26 है। इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही घर से बाहर निकलेगा, दौड़ेगा, पहले तो गिरते ही दांत टूट जाएंगे, ठीक, 2 दांत टूट गए और जो 26 था वो हो गया 24। दौड़ा था यहाँ पहुंचने के लिए, लेकिन निकलते ही पहले फिसल गया। फिसलने से क्या हुआ कि 2 दांत टूट गए। अब 26 जो था 26 से 24 हो गया, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आंसर है यहां से यहां पहुंचने के लिए इट नीड्स 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 लोन पेयर्स। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आयरन 2+ 6 बार साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन करके FeCN6 4- बनाता है। क्यों? ताकि इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है और यहां से 6 गुणे 2 बोले तो 12 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो 24 इलेक्ट्रॉन और 12 इलेक्ट्रॉन मिला करके 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये क्रिप्टॉन के जैसा ही बिल्कुल एकदम बिल्कुल आनंदित, जो चीजें क्रिप्टॉन के पास थी अब लगभग वैसा ही एटमॉस्फेयर जो है आयरन ने भी बना रखा है। तो डी ब्लॉक वालों की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग होती है, ठीक। डी ब्लॉक वालों की केमिस्ट्री एस और पी ब्लॉक वालों से तुलना करी नहीं जा सकती। वो अलग तरह से बिहेव करते हैं। पहले वो दौड़ लगाते हैं, दौड़ने में उनके दांत कभी कभी टूट भी जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर भी दौड़ेंगे, फिर दौड़ कर किसी तरह से वहां तक पहुंचेंगे जहां तक सामने वाला इनर्ट गैस है। तो आयरन है तो आयरन के सामने क्रिप्टॉन है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो आयरन 2+ है वो 6 पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, प्रत्येक मॉलिक्यूल अपना एक लोन पेयर इसे डोनेट करेगा। तो ये हो जाता है FeH2O 6 टाइम्स। टोटल चार्ज देखो तो इस पर क्या है, 1+, 2+ चार्ज है, इस पर क्या है, 0 चार्ज। दोनों को मिला दो, मिला करके जो टोटल लिखोगे तो 2 में 0 जोड़ दो तो 2 + 0 अगेन 2 आता है, मतलब जो चार्ज अभी भी 2 बार पॉजिटिव चार्ज है तो ब्रैकेट के ऊपर लिख दो 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो क्यों इसने 6 बार लोन पेयर लिया, क्यों? क्योंकि पहले तो 26 इलेक्ट्रॉन थे, दौड़ लगाने में दौड़ा, 2 दांत टूट गए, 26 में से 2 गया, बचा 24, और 24 में 12 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। और अगर मान लो दांत न टूटे तो, जैसे आयरन है, ये 5 बार कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है FeCO5। कोई दांत टूटा नहीं, 26 का 26 दांत बराबर है, इस बार दांत टूटने से बच गया किसी तरह से। तो 10 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ 5 है, 5 एक लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, 26 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो 26 और 10 मिला दोगे तो 36 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका दांत न टूटे तो 6 की जगह 5 ही लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। निकिल को देख लो, निकिल में होते हैं 28 इलेक्ट्रॉन, इसका भी दांत अगर न टूटे, मतलब आसानी से दौड़ता चला जाए, तो 28 इलेक्ट्रॉन है, 4 बार कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके NiCO4 बना लेता है। 28 इलेक्ट्रॉन था, कोई दांत टूटा नहीं, मतलब 28 का 28 बराबर रह जाएगा। और यहाँ पर 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो 26 और 8 मिला दोगे तो 36 इलेक्ट्रॉन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 36 तक पहुंच जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि दांत वगैरह भी टूट जाता है फिर भी 36 नहीं पहुंच पाते हैं, कभी ऐसा होता है कि 36 से भी थोड़ा 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। तो हर तरह के केसेस मिलते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं मेटल, इसको कहते हैं लिगेंड, ठीक। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सब तुम पढ़ोगे। ये मेटल जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है डेफिनेटली वो मेटल तो है ही, और जो डोनेट कर रहा है उसे कह रहे हैं लिगेंड। यहां पर भी ये रहा अपना मेटल और ये रहा अपना लिगेंड, और दोनों ने मिला करके कॉम्प्लेक्स बना लिया। उसी तरह से ऊपर भी था, ये है मेटल और ये है लिगेंड, और दोनों ने मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लिया ना। तो यहाँ पर हम मेटल लिगेंड हटा देते हैं, क्योंकि बाद में जब तुम नोट्स डाउनलोड करोगे तो बड़ा कचड़ा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स भी हटा देते, तुम आगे समझना।
कॉम्प्लेक्स वगैरह आगे लिखा है ना, ये मेटल है, ये लिगेंड है। तो जो लोन पेयर डोनर है इस बार उसे लिगेंड का नाम दे रहे हैं, ठीक, बस ऐसे नाम दे दिया, क्यों नाम दे दिया वो सब छोड़ दो, फालतू बात है वो। तो मेटल और लिगेंड दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं। मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों डोनेट किया, वो हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की कि ये पीरियोडिक टेबल, ये है आयरन 26, देखा क्रिप्टॉन 36, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी गर्लफ्रेंड, उसको भी वहीं तक पहुंचना है। दौड़ लगाया, दौड़ते पहले 2 दांत टूट गया, 26 से 24 हो गया, अब वहां तक पहुंचना और मुश्किल हो गया, लेकिन बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया और 12 इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ पानी करके 36 तक पहुंचा। कैसे जुगाड़ पानी किया, साइनाइड, तुमको पता है ना पोटेशियम साइनाइड कितना जहरीला होता है, बहुत ही भयंकर जहरीला होता है, मतलब जीभ पर रखोगे और कब मर जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तुम सोचोगे रख करके देखे खट्टा है कि मीठा, मतलब ये भी नहीं बता पाओगे खट्टा कि मीठा, उससे पहले तुम गए। तो उतना खतरनाक साइनाइड से पंगा लिया और पंगा ले करके वहां तक पहुंचा है। तो कुल मिलाकर के FeCN6 4-। तो इस तरह से डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री थोड़ी अलग टाइप की होती है और उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बड़ा रोल है। इसने लोन पेयर दिया, इसने लोन पेयर लिया, तो दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऊपर हमने दिखाया था ना, ये रहा, साइनाइड ने इलेक्ट्रॉन दिया, साइनाइड ने इलेक्ट्रॉन दिया, फिर दिया, फिर दिया, फिर दिया, फिर दिया और 6 बार जहर खा करके किसी तरह से ये 36 के बराबर पहुंचा है। तो कुल मिलाकर के FeCN6 4- और वहां पहुंच गया जहां पहुंचना चाहता था। और इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग होती है। तो एटलीस्ट डी ब्लॉक की केमिस्ट्री चलो अलग होती है मान लिया, लेकिन अगर ये सारे केसेस तुम्हारे पास दोबारा आ जाए, सब तो नहीं बता पाओगे अभी क्योंकि तुमने अभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाला थ्योरी पूरा डिटेल में पढ़ा ही नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बातें जैसे FeCN6 4- का स्ट्रक्चर कैसा है तो तुम बता सको, ठीक। FeH2O6 2+ का स्ट्रक्चर कैसा है तो सोच लेना कि इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया होगा। FeCO5 का स्ट्रक्चर कैसा है तो इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया होगा। NiCO4 का स्ट्रक्चर कैसा है तो इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया होगा, ठीक। यहाँ पर तुम्हारे लिए छोटा सा टास्क, होमवर्क, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। और इसका आंसर जो है हम किसी दूसरे क्लास में जहां पर भी हमें समझ में आएगा कहीं ना कहीं दे देंगे। अपनी तरफ से तुम स्ट्रक्चर बना करके तैयार रहना, न मिले तो थोड़ा गूगल बाबा की मदद लेना, स्ट्रक्चर बन जाए, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो कहीं ना कहीं जहां हमें समझ में आएगा। अब एक छोटे से आंसर के लिए तो हम पूरा लेक्चर बनाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं किसी सुटेबल जगह पर इसका आंसर पढ़ते पढ़ते हमारी तरफ से तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एक कार्बन एक ऑक्सीजन दोनों मिलकर के CO बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये तुम अपने आप से बनाओगे। आज बहुत सारी बातें हमने कर ली, तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में तो और बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।